चलो हम लोगों को खंड दाह सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 4 का दिया हुआ है। इसमें कहा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 नंबर का है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या होना चाहिए बेटा? चलो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र आपने सपोज कर लिया। फटाफट ऐसे समझा दे रहा हूँ। इसमें कोई द्विध्रुव रखा है और कौन सा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। हम लोग ऐसा प्राप्त करेंगे, इसको ऐसा रखेंगे ताकि व्यापक फार्मूला प्राप्त हो, यानी थीटा कोण हमको प्राप्त हो फार्मूले में। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा से आप देख पा रहे होंगे तिरछा रखा हुआ है। कितने कोण पर? थीटा कोण पर इसको झुका रहा हूं। ये वैद्युत द्विध्रुव, इस पर आवेश का मान -q और इस पर आवेश का मान +q, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश का मान होता है बराबर और विपरीत होता है। इनके बीच की दूरी भी कुछ आप सपोज कर सकते हो, मान लो 2l है। कितना है बेटा? इतनी बात समझ में आ रही? कोई डाउट? अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से उधर की ओर है, इसका मतलब है इधर प्लस चार्ज होगा और इधर माइनस चार्ज। ये बात समझ में आ रही? तो प्लस वाला प्लस वाले पर कौन सा बल आरोपित करेगा? प्रतिकर्षण, यानी इस पर जो बल लगने वाला है वो प्रतिकर्षण बल लगेगा F1 उधर, है ना। अच्छा, ये माइनस चार्ज है तो प्लस वाला माइनस को तो अपनी ओर खींचेगा और माइनस वाला भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। जाहिर सी बात है इस पर जो बल लगने वाला इधर की, इसको आप F2 मान लो। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं ना। तो ये F2 हो गया और ये आपका F1 हो गया। अब देखो बल का मान ज्ञात करना आप पहले से जानते हो, आप सभी जानते हो चूंकि E = F/Q होता है, तो Q का गुणा इधर कर देंगे तो हमको यहाँ बल के लिए फार्मूला मिल जाएगा F = Q × इतनी बात समझ में आ रही? कोई डाउट? ध्यान देना। तो F1 बराबर होगा क्या? जिस आवेश पर बल लगता है वो आवेश रह जाता है। यहाँ किस आवेश पर बल लग रहा है? +Q। अच्छा, आप सभी जानते हो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी इस बिंदु पर चाहे इस बिंदु पर चाहे इस बिंदु पर किसी भी बिंदु पर आप देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E। कितना होगा बेटा? उतना ही होगा, ये होगा तो +Q। अगर इस F2 की वैल्यू हम निकालें तो किस आवेश पर बल लग रहा है? -Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी आपने कहा एक समान है तो E। इतनी बात समझ में आ रही? अब आप देख पा रहे हो द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, F1 और F2। बात समझ में आ रही? विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में तो इनका परिणामी शून्य हो जाएगा, लेकिन क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है। बात समझ में आ रही? देखो एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है और दूसरे की ये, तो ये इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेगा, यानी कि ये बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करेंगे। क्या करेंगी? हाँ, तो F1 और F2 दोनों ही बल आप देख पा रहे हो बराबर है परिमाण में, विपरीत दिशा में है, समांतर है, क्रिया रेखा भिन्न भिन्न। समांतर है तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य। यानी ये द्विध्रुव को इधर उधर तो कहीं नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन अपने ही स्थान पर इसको ऐसे घुमाएंगे जरूर, ठीक है। तो आप बताओगे F1 F2 बलयुग्म का निर्माण करते हैं, और बलयुग्म का अगर निर्माण करते हैं तो उसका परिमाण क्या होता है? तो आपने पढ़ा है एक बल, कोई भी एक बल ले लो, गुणे उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब क्रिया रेखा क्या है? यही तो है F1 की F2 की क्रिया रेखा और ये F1 की, इन दोनों बीच की लंबवत दूरी यही तो होगा। बात समझना। इसको आप कुछ मान लो, मान लेते हो x, तो F1 × x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हो ये 90 डिग्री का एंगल कितना है? तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण और न्यून कोण जो आपने लिया है उसके सामने की भुजा लंब, लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं? sin थीटा। तो इस त्रिभुज में आप sin थीटा लगा दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो sin थीटा बराबर हो क्या जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि 2l। यहाँ से आप अगर x के लिए सॉल्व करोगे बेटा इसको, तो x = क्या होगा? 2l। देखो भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो 2l × sin थीटा। यहाँ तक की बात क्लियर है? F1 की वैल्यू आपको पहले से मिल गई है, F1 और Q क्या नाम है? x की वैल्यू रख दो, डेरिवेशन कंप्लीट। तो F1 की वैल्यू कितनी है? Q। x की वैल्यू 2l sin थीटा। आप सभी जानते हो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है, ये तो बल आघूर्ण है ना, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है, कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश गुणे उनके बीच की दूरी, यानी 2ql। तो q ले लो और 2l ले लो, इन दोनों के गुणनफल की जगह पर क्या लिख सकते हो? p। क्या लिख सकते हो बेटा? तो इन सबको इकट्ठा करेंगे और इनकी जगह पर लिख देंगे p और E sin थीटा। यही तो है टर्म। बात समझ में आ रही? और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, एक नंबर में कई बार आता है, तो वेक्टर था = वेक्टर p क्रॉस वेक्टर। हो गया, 3 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। लैंग्वेज अंग्रेजी लिख देना। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा,
अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, कह रहे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता। सबसे पहली चीज आपको दिया क्या क्या है लिखते चलते हैं। तो आपसे कह रहा है त्रिज्या कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। लिख दें ओके 12 × 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद कहा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। और इसकी दिशा भी बता रहा है कि कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा डॉट। बात समझ आ रही है, केंद्र पर क्या होगा डॉट, बाहर की ओर होगा ना, तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा को परिकलित कीजिए। कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी दिशा क्या है, ये दो चीज आपसे पूछा है। अब सबसे पहले चीज आपको फार्मूला आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि कोई धारावाही लूप है ऐसे, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V का फार्मूला होता क्या? बात समझ में आ रही है? तो बताओ कितना होता है, बोलो कितना होता है? चलो कोई बात नहीं है, μ0I/2R। R क्या होता है इस लूप की त्रिज्या। अब ध्यान दो, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास तकनीकी हो, आपके पास विधि है, तो 1 सेकंड लगेगा डेरिवेशन कर लो, 2 सेकंड लगेगा डेरिवेशन। अच्छा डेरिवेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, कई बार आता है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आसान तरीका है यार, बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे, कोई एक अल्पांश ले लेंगे dl, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है r, त्रिज्या ही तो है। अल्पांश के कारण उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv = कितना उन्होंने बताया था, μ0/4π I dl sin थीटा 90 डिग्री। थीटा कितना होगा, sin 90 का मान 1 हटाओ r²। बात समझ में आ रही है, अल्पांश से केंद्र तक की दूरी का। अब देखो पूरे लूप के कारण चाहिए, समाकलन कर देना। क्या कर देना बेटा, dv का समाकलन v हो जाएगा μ0/4π I/r²। ये सारी के सारे कांस्टेंट, ना धारा बदलने वाली, इसमें धारा कुछ प्रवाहित होगी ना, मान लो I धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे ऐसे, तो ये तो बदलेगा नहीं, r त्रिज्या है बदलेगा नहीं, ये पहले से कांस्टेंट है। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dl। dl है क्या, छोटे छोटे अल्पांशों का योग। जब पूरा जोड़ोगे तो आपको वृत्त का परिधि मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यानी कि 2πr। भाई कितना टाइम लगा होगा, अच्छा यहाँ 2 बच जाएगा, r² से r² कैंसिल, यानी μ0I/2r। मिल गया नहीं मिल गया, बात समझ में आ रही ना। तो इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज इंपॉर्टेंट। चलो यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करने वाले, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हालांकि ध्यान देना कुछ चीजें आपको दिया है, फिगर से समझा देता हूं। ये आपका लूप है भैया, और यहाँ पर केंद्र है। यहाँ पर देखना कहा है केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है बेटा, लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत, हाँ वही बाहर की ओर, ऊपर की ओर दिया बाहर की ओर दिया, बात एक ही है, ऊपर की ओर दिया ना। और ये v वेक्टर v की वैल्यू इतना है, दे ही दिया। अब धारा की दिशा पूछ रहा है तो ये तो हम लोग पहले ही जान गए, क्योंकि जब भी वृत्तीय पथ पर धारा प्रवाहित होती है तो हम लोग अपने दाहिने हाथ से धारा वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। अपने दाहिने हाथ की हथेली को कुंडली में प्रवाहित या वृत्तीय पथ पर प्रवाहित धारा की दिशा में मोड़ते हैं, अंगूठा उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देता है। अब कह रहा है कि लंबवत बाहर की ओर है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को अपने दाहिने हाथ की हथेली को ऐसे ही मोड़ना होगा, तभी तो बाहर की ओर आएगा। अगर ऐसे मोड़ेंगे तब तो अंदर की ओर आएगा, तो इधर की ओर तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, इधर की ओर धारा प्रवाहित होगी। यही साफ साफ दिख रहा है कि धारा की डायरेक्शन ये होने वाली है। इसको प्लस से जोड़ा गया, इसको, बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। तो धारा की दिशा पता चल गया वामावर्त, क्या होगा। और इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है बेटा क्या, तो आप बताओगे μ0I/2r = v। यही तो होता है, हमको I चाहिए, I रोक लो, बाकी सबको उधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I = 2r, इधर भाग में उधर जाएगा गुणेंगे, तो v × 2r अपॉन μ0। बस वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। 2 आपको पता है, r की वैल्यू 12 × 10⁻²।
अपॉन म्यू नॉट की वैल्यू माइनस मात्रक बताओ क्या गड़बड़ हो जाएगा। इसका बीमा लिखने के लिए आता है, मात्रक को नहीं जाना कि कैसे लिखोगे। मैं बोलो क्या बता, बिल्कुल सही, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो याद रखना इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻�7। हालांकि यहाँ तो इतने से काम चल जाएगा। चलो चलाते हैं, और पाई की वैल्यू भी रख दो यहीं पर, तो 4 इंटू 3.1। बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा ध्यान देना, 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12, और यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लो तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ हट जाएगा दशमलव, तो ऊपर 50 बचेगा, नीचे 314 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो 50 तो 900, और 100 का 3 से गुणा कराएंगे तो 300, और गुणे 10 की घात -4 और -2, -7 ऊपर जाएगा +7, क्योंकि भाग में घातें घटेंगी। हर में क्या बचा 314, भाग करा दो, 300 को 314 से भाग कर दो, कितना दिया है बेटा 300, इसको भाग करेंगे 3 से 14, कितना आया तो 0.955 गुणे 10 की घात, इसको सॉल्व करिए, 4 2 6, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 10 है ना, इतना। अब 10 से इसमें गुणा कराओगे तो एक अंक दशमलव उधर चला जाएगा, यानी 9.55 यानी 9.5 एम्पीयर है ना। इतनी धारा प्रवाहित होगी। दिशा पूछ रहा था भैया, दिशा भी बता देना, क्या वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को, समझ में आ रहे हैं? 3 नंबर मिल जाएगा, बड़ा आसान है यार 3 नंबर लाना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। अगर प्रैक्टिस करके नहीं गए तो वही पहाड़ लगने लगेगा आपको, ठीक है? तो ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सबको उड़ाओ घर पे जाके। और देखो इसीलिए देखो कितने खतरनाक तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इस पे उल्टा सीधा रफ टाइप लिखता हूँ, ताकि घर पे जाके आप आराम ना करो, दोबारा से वही सेट आप अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है ना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो दोबारा से PDF देख लो, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाएगा ऐसे सॉल्व करने, ठीक है। तो घर पे जाके आप कम से कम दोबारा एक बार खुद लगाना एक सेट, और टाइमर लगा के 3 घंटे का है तो 2 घंटे 2.5 घंटे का, या फिर 2 घंटे 45 मिनट में आपको सॉल्व हो जाना चाहिए, पूरा लिख उख के सब कुछ, ठीक है। इतना टाइम मेंटेन करके जाना, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में टाइम खूब लगता है, और अगर आप पेन रख के सोचने लगे तो समझ लो आपका 1-2 क्वेश्चन छूटना है, फिक्स है छूटना है। इतना कैलकुलेटेड टाइम है आपके पास कि आपको सोचना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है ना। और वो वाली अवधारणा भी छोड़ देना आप कि जो आता है पहले करेंगे, नहीं तो बाद में करेंगे। आप घर से कसम खा के जाओगे कि हमको पूरा करना है, और जब पूरा करना है तो जब कुछ छोड़ना ही नहीं है, तब ये वाला वो वाला क्या, शुरू करो शुरू से और करते चले जाओ, ठीक है ना। एक तरफ से पूरा करते चले जाओ। अरे जो नहीं आता उससे रिलेटेड लिख देना, इतना क्या है, हनुमान चालीसा मत लिखना, है ना। हिंदी होगा तो वो भी लिख के चले आना। चलो इधर देखो, वही तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर, एक नंबर सब पे मिलेगा। 1 नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, 1 नंबर क्रांतिक कोण, 1 नंबर प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके सिद्धांत पर मिलेगा, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बहुत ही आसान है। अगर हम बात करें क्रांतिक कोण की, तो आप सभी जानते हो बेटा, कोई एक क्या होगा, अंतरापृष्ठ होगा, जो 2 माध्यमों को क्या बांट कर रहा होगा, बांट रहा होगा। मान लो ऊपर का माध्यम क्या है, डेंसर है, यानी कि सघन है, क्या है बेटा, और ये रेयर यानी कि विरल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर सपोज करना ये क्या है आपका, नॉर्मल, क्या है बेटा, अभिलंब है। अब मान लो कोई प्रकाश की किरण है, क्या है, कोई प्रकाश की किरण है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं, किधर की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अब वो अभिलंब से दूर ऐसे हट जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है। दूसरी चीज, अगर ये मान लो आपतन कोण था आपका, हम मान लो आपतन कोण का मान और बढ़ा रहे हैं, तो आपतन कोण का मान अगर हम बढ़ाएंगे ये, तो अब ऐसे नहीं जाएगी, अब ये ऐसे जाएगी, और थोड़ा जो है उसका क्या नाम है, कहाँ से था, अच्छा ये डॉटेड वाला दूसरा है ना, डॉटेड वाला तो बता रहा था कि इस रास्ते पर जाना है। चलो अब बात समझना, आपतन कोण का मान जैसे आपने बढ़ाया,
आप देख रहे हो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा आर का मान, आई का मान आप बढ़ाते जाओ, आर का मान बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा बेटा जब आई का मान आप इतना बढ़ा दोगे कि आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू। तो ये वाला जो आपका आपतन कोण था आई, यही क्या हो जाता है बेटा? क्रांतिक कोण के बराबर इन दोनों माध्यमों के लिए। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलते क्या हो? बहुत आसान भाषा में आपको परिभाषा देना है क्रांतिक कोण का। आपको बोलना है कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण। क्या बोलना है? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए, इसी आपतन कोण के लिए तो विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना होता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण बोलेंगे। और क्रांतिक कोण याद रखना किसमें बनता है? सघन माध्यम। बात समझ में आई? अच्छा, अगर हम और क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण कर दें, बात समझ में आ रही है? तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग आई बढ़ाते जा रहे थे, आर का मान बढ़ता जा रहा था। आई का मान अगर और बढ़ा देंगे तो आर का मान और बढ़ जाएगा, यानी अब यहां ना होकर के यहां आ जाए। तो देखो सारी की सारी प्रकाश किरण क्या हो गई? उसी माध्यम में वापस लौट गई। आपने किया क्या है? आपने यहाँ पे जो आई का मान लिया है इज ग्रेटर देन आई सी, क्या कर दिया? क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया। तो ये परावर्तित किरण दूसरे माध्यम में गई ही नहीं, उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो आपको बोलना क्या है? जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आगे बढ़ती है और अंतरा पृष्ठ पर, क्या है ये बेटा? अंतरा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो सभी प्रकाश की किरणें टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। सभी प्रकाश की किरणें। बात समझ में आ रही है? इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये हो गया और क्रांतिक कोण हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? आसान है। आपसे पूछ रहा है प्रकाशिक तंत्र किस सिद्धांत पर? आप पहले से जानते हो यार, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ऐसे आप बनाते थे, कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती थी तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, ऐसे प्रत्येक बिंदु पर। तो ये प्रकाश की किरण क्या होती थी? दूर तक पहुंचती थी। तो आपको एक चीज लिखना है, जितना पूछा उतना लिखना। प्रकाशिक तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताओगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। बात खत्म। ठीक है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ज्यादा पोथी भरने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे चले। ओके, अगला क्वेश्चन देखना बेटा। आपसे कहा है दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करिए। ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करिए। ठीक है, आपके पास कई तरीके हैं इसको लगाने का। एक तरीका तो है आप किरचॉफ का नियम लगाओ। दूसरा तरीका किरचॉफ का नियम लगाकर आपको प्रूफ करवाया गया है एक चीज। जब आपको पढ़ाया गया था सेल का कॉम्बिनेशन, क्या पढ़ाया गया था? याद करिए, आपको निकालना सिखाया गया था तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? ये आपको निकालना सिखाया गया था। और मैंने आपको इसके 5-6 कॉन्सेप्ट आप थ्योरी करवाए थे। एक तो श्रेणी क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, और समांतर क्रम में भी समान ध्रुवता के साथ जुड़े हो, विपरीत ध्रुवता। समान ध्रुवता का मतलब प्लस वाला प्लस से जुड़ा हो। जैसे ये एक सेल है और दूसरा सेल ये है, तो ध्यान देना इसका प्लस वाला किससे जुड़ा है? इसके प्लस वाला। माइनस वाला किससे जुड़ा है? तो कौन सी ध्रुवता में है? समान ध्रुवता। तो समान ध्रुवता के लिए फार्मूला आपको प्रूफ करवाया गया था। विपरीत ध्रुवता के लिए भी प्रूफ करवाया गया था। अगर विपरीत होगा तब क्या होगा? तो घट जाता था। बात समझ में आ रही है? घटाते थे। तो ये तरीका आप लगाकर भी प्रूफ कर सकते हो। अच्छा, अगर समान ध्रुवता में हैं, जुड़े हैं E1 और E2, किस क्रम में बेटा? समांतर क्रम में। किस क्रम में? तो आपको समझाया गया था कि जो E इक्विवेलेंट होगा, तुल्य जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा बेटा, वो E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। यही तो समझाया गया था। बात समझ में आ रही है? क्या बताया गया? E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2। यही लगा के आप फाइंड आउट कर लो। बात समझ में आ रही है? इनका तुल्य विभवांतर निकाल लो ना भाई। तुल्य विद्युत वाहक बल कितना, वही ए और बी के बीच भी क्या होगा? विभवांतर हो जाएगा। क्लियर? तो 2-2 का निकालना आपको पता है। तो आप एक काम करना, पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर जो भी आएगा इक्विवेलेंट इसके साथ निकाल लेना, मिल जाएगा आराम से। क्या करने के लिए इतना समीकरण वगैरह बनाओगे? करे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसी पर हम लोग लगाएंगे। चलो इसका सोल्यूशन देखना।
सबसे पहले हम लोग 3 वोल्ट और 2 वोल्ट के लिए निकाल रहे हैं। इधर देखो, किसके लिए? 3 वोल्ट और 2 वोल्ट के लिए। तो कैलकुलेशन हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? तो फॉर 3 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, इसके लिए। तो इसके लिए अगर हम लोग विद्युत वाहक बल निकालेंगे, E इज इक्वल टू होगा क्या? फार्मूला तो आपको पता है ना, एक बार लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सूत्र होता है बेटा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। बस इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता था, वो भी श्रेणी क्रम में जुड़ा होता था, ये भी देखो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक। चलो ध्यान देना, E इज इक्वल टू, मान लेना इन दोनों का जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो E होगा। क्या होगा? तो E इज इक्वल टू होगा क्या? तो आप बताओगे E इज इक्वल टू E1 R2, इसको आप मान लेना थोड़ी देर के लिए E1 और इसको मान लेना E2, ये होगा R1, ये होगा R2। सॉल्व इट। E1 की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 वोल्ट प्लस E2 की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? नहीं, इनटू R2 भी तो करना है। R2 की वैल्यू 1 और प्लस वोल्ट क्यों लिख रहा हूँ, 3 गुणे 1 प्लस E2 की वैल्यू 2 गुणे 1 बटे R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 1। सॉल्व इट। 3 2 5, 5 बटे 2 यानी कि 5 का आधा 2.5, 2.5 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध भी निकालो भैया। क्या करो? तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि सर्किट अभी दूसरी बन जाएगी ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक सेल बन जाएंगे, ठीक, उनकी जगह पर। चलो, तो यहां पर लिखेंगे 1 ओम और 1 ओम की हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो मान लेना R है, क्या है बेटा? R। तो यहां पर लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1। लैंग्वेज आप लोग लिखना। बात समझ में आ रही है? किसका तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हो? इन दोनों। तो देखो हर तो बराबर है भैया, तो 1/R इज इक्वल टू हर बराबर है 1, 1 कितना हो जाएगा? 2। हमको R की वैल्यू चाहिए, क्रॉस गुणा करवा लो या फिर विलोमानुपात कर लो, सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलो विलोमानुपात करवा लेते हैं। तो R बराबर कितना आएगा? 1/2। उल्टा हो जाएगा ना, 1/2 का मतलब आधा, यानी 0.5 ओम। चलो भैया आप ध्यान देना ना, आप देखो सर्किट कैसे बन जाएगी बेटा। A V, ध्यान से समझना। इस यहां पर तो आप E लिख दोगे, क्या लिख दोगे? E का मतलब क्या? 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट, ठीक है। और यहां पर जो प्रतिरोध आया, तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 0.5 ओम। और यहां पर कितना है? 1 ओम और 1 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों के लिए यही फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे अब किसके किसके लिए? तो फॉर जो कैलकुलेशन होगा बेटा वो 2.5 वोल्ट कितना एंड 1 वोल्ट, इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो जो आपका E इक्विवेलेंट आएगा, अब ये E1 का काम करेगा, ये E2 का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? और ये R1 ये R2 का। तो फार्मूला क्या होता है? E1 R2, तो E1 की जगह 2.5 इंटू R2 की जगह पर 1 प्लस E2 R1, E2 की जगह पर बेटा 1, R1 की जगह पर 0.5 अपॉन R1 प्लस R2, R1 की जगह पर 0.5 और 1। सॉल्व इट। तो 2.5 का 1 में गुणा होगा 2.5 होगा, और आधा का 1 में गुणा आधा, 2.5 और आधा कितना होता है? 3। कितना होता है? और 1 में आधा जोड़ेंगे 1.5, 1.5 को 3 को भाग करोगे 1.5 से तो कितना होगा? 2। 1.5 दूना 3 होता है ना, या 15 दूना 3, 10 हटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना आया? A और B के बीच इक्विवेलेंट विभवांतर 2 वोल्ट। आंसर चेक करते रहना बेटा।
बात समझ में आ रही? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं ना? आगे चलें? ठीक। अगला कह रहा है अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। इस दिन के लिए आप पहले से तैयार हो भाई, कोई भी परिभाषा पूछो आपसे, है ना? आप बोलोगे सर हम लोगों को आपने बताया है L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। क्या बेटा? डी आई अपॉन, ये आप जानते हो। अब मैथमेटिकली देखो, जब मैंने कहा है जब भी आपको परिभाषा लेना हो उसको आसान कर लो। पहले करना क्या है, यदि डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 1 हो, कितना हो बेटा? 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? आई का मात्रक एम्पियर, टाइम का सेकेंड। तो धारा प्रवाह की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो गई। अगर ऐसा है देन तब तो बड़ा आसान हो जाएगा। L इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ही, क्योंकि बटे 1 लिखने का कोई मतलब। आसान हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आपको बोलना क्या है, अगर कोई कुंडली है या कोई प्रणालिका है, बात समझ में आ रही है, और उसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम लोग क्या बोल देंगे? अन्य। अरे रुको रुको रुको, ये स्वप्रेरकत्व नहीं है बेटा। क्या है? अन्योन प्रेरकत्व है। क्या है? ध्यान देना, अन्योन प्रेरकत्व क्या होता था? वो भी आसान है। आप बोलते थे मान लो 2 कुंडलियां हैं ऐसे, एक कुंडली है दूसरी कुंडली है, ठीक है। अब इसके कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या अगर हम आपसे कहें तो आप बताओगे N2 ∅2, यही तो होगा। और इसमें प्रवाहित धारा का मान I1। तो जो आपका N2 और ∅2 होता था बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? I1 के। किसके होता था? यहाँ पर। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता था तो N2 ∅2 इज इक्वल टू M आता था, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, M इंटू I1। ये हो गया। अब आप पहले से जानते हो, यहां से भी परिभाषा दे सकते हो इसका। क्या कि अगर मान लो I1 का मान कितना है? 1 है, यहाँ पर बटे में 1 कर दोगे, ठीक है। और N2 ∅2 क्या है? द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। यहां से आप बोल सकते हो, या फिर एक तरीका और है, E2 इज इक्वल टू, इसमें विद्युत वाहक बल कितना जनरेट होगा? फैराडे के करंट के सिद्धांत से E2 इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस M डेल्टा 5V अपॉन, यही तो होगा। अब द्वितीय कुंडली है तो यहाँ पर ∅2 लिख देना। क्या लिख देना? ∅2 लिख देना। एक काम करो, माइनस N को अंदर ले जाओ तो डेल्टा N ∅2, और द्वितीय कुंडली तो N2 करना। फेरों की संख्या कितनी है? अपॉन डी। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो N2 ∅2 किसके बराबर है? M इंटू I1। किसके बराबर है? पूरा डेरिवेशन भी आप सीख रहे हो। यहाँ पर आप पुट कर देना M I1। क्या पुट कर देना? चलो, तो E2 इज इक्वल टू, ध्यान देना, E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? माइनस डेल्टा N2 ∅2 की जगह पर M I1 अपॉन, अच्छा डेल्टा लगा रहे हो तो यहां भी डेल्टा लगाओ भैया, डेल्टा T। M बाहर करो क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पर लाए हो ना, तो M बाहर हो जाएगा। यहां पर मिलेगा क्या? माइनस डेल्टा, हाँ बेटा M बाहर हो गया, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर क्या है? E2। इसकी परिभाषा देनी, इसको रोक लो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो M इज इक्वल टू होगा क्या अगर इसके लिए सॉल्व करेंगे? तो माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा। आसान है। इसकी वैल्यू किसके बराबर सपोज कर लेना? 1 एम्पियर पर सेकेंड, ये आप मान लेना। बात समझ में आ रही है? और कंडीशन में बोलना कि यदि पास पास रखी हुई 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं ना? अब आपसे कह रहा है कि भैया आपको सिद्ध करना है हेनरी, इसको हटा दूं यहां से, समझ गए ना? इधर का हटा देना। ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना, इतना होता है, बात खत्म। यहां से आप परिभाषा ले लेंगे। आपको प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ दैट हेनरी पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। आसान है।
आप यहाँ से इसकी परिभाषा दे सकते हो। देखो m अन्योन प्रेरकत्व है ना, इसका मात्रक होता क्या है हेनरी। तो आप बताओगे चूंकि हम सभी जानते हैं हेनरी इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट, क्या होता है बेटा वोल्ट पर, इसका मात्रक एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर, यही तो होता है। तो हम इतना तो जानते हैं चूंकि हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, सेकेंड का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि वोल्ट इनटू सेकेंड पर एम्पियर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हमको मीटर भी चाहिए, मीटर से दोनों पक्षों में भाग कर दो, हेनरी पर मीटर मिल जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो बटे मीटर, यहाँ भी बटे मीटर, ऐसा कर देंगे। अब ध्यान देना, आप सभी जानते हो चूंकि E इज इक्वल टू होता है भैया Q बाई F बाई Q, कितना होता है बेटा, और यही बराबर क्या होता है V बाई D, होता है नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालें तो कितना होगा न्यूटन पर कूलम, और यहाँ से निकालें तो वोल्ट पर मीटर। तो जहां पर बेटा वोल्ट पर मीटर लिखा है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम इंटू सेकेंड पर एम्पियर। अब आप सभी जानते हो बेटा जो C है कूलम, वो मूल मात्रक नहीं है, उसको आप एम्पियर सेकेंड में चेंज कर सकते हो। बात समझ आ रही है? देखो कैसे, आप बताओगे चूंकि Q इज इक्वल टू कितना होता है I इंटू टी। अच्छा, Q का मात्रक क्या होता है कूलम, और I का एम्पियर, T का सेकेंड। तो जहां पर कूलम लिखा है वहां पे एम्पियर सेकेंड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, बस प्रूफ हो गया। हाँ बेटा ध्यान देना, हेनरी पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम की जगह पर एम्पियर सेकेंड, और इंटू सेकेंड पर एम्पियर। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, इसलिए हेनरी पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर, और एम्पियर का गुणा क्या होगा एम्पियर स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था। बताओ समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट? तो ये सब आप घर पे जाके बढ़िया दोबारा करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदर्श अमीटर तथा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आपको पहले ही पढ़ाया गया, जब आपको गैल्वेनोमीटर पढ़ाया गया और गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्टमीटर में चेंज करना सिखाया गया, तो वहीं पर बताया गया कि भैया आदर्श अमीटर अगर है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो हम लोग 0, और आदर्श वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध हम लोग क्या करते हैं बेटा इनफाइनाइट, अनंत। ऐसा क्यों करते हैं, तो बहुत आसान बात है, आप सभी जानते हैं बेटा। अगर कोई आदर्श अमीटर है, अमीटर होता क्या है सबसे पहली चीज, तो आप जानते हो कोई परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और उसमें क्या लगा है बेटा गैल्वेनोमीटर, क्या लगा है गैल्वेनोमीटर। ध्यान देना, ये इसका प्रतिरोध G, इसी में हम लोग क्या करते थे समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का वायर जोड़ देते थे, क्या निम्न प्रतिरोध का तार ऐसे जोड़ देते थे समांतर क्रम में। और इस पूरी व्यवस्था को ध्यान देना, इस पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते थे अमीटर। यानी अगर इसका सेकेंड सर्किट हम लोग बनाए तो ऐसे होता था, ये जो मैंने डॉटेड करके घेरा है, इस पूरे को हम लोग क्या लिख देते थे ए, क्या लिख देते थे बेटा ये। अब ये क्या हो गया अमीटर। क्यों कहा जाता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, ध्यान से समझना। आप निम्न प्रतिरोध का तार लगाते हो और वो भी समांतर क्रम में अमीटर में चेंज करने के लिए। इसका प्रतिरोध कितना है गैल्वेनोमीटर का G, इसका प्रतिरोध कितना है S लिखते हो, हालांकि आप कितना लिखते हो बेटा S लिखते हो ना, संट, ठीक, संट का प्रतिरोध S लिखते थे, चलो भाई S, लेकिन निम्न प्रतिरोध होता है। आप सभी जानते हो बेटा अगर कोई समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा गया है तो उसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं R इक्विवेलेंट इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे आप जोड़ते चले जाओ। और इसमें जो सबसे कम है, मान लो R2 क्या है बेटा मिनिमम है, क्या है बेटा, तो जो R इक्विवेलेंट आपको मिलता है वो R2 यानी मिनिमम प्रतिरोध से भी कम होता है, यानी R इक्विवेलेंट इज लेस देन R2 मिनिमम, इससे भी कम होता है। जब आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ाया गया तो पढ़ाया गया, यानी जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उन सबका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो जो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा वो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होगा। बात समझ में आ रही ना। और अगर श्रेणी क्रम में यही चीज होता कि भैया चलो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ऐसे जोड़ते चले जाओ, और मान लो R1 क्या है बेटा मैक्सिमम है, क्या है
सभी प्रतिरोधों में अधिकतम है। तो जो R इक्विवेलेंट मिलता है बेटा इज ग्रेटर देन R1 मैक्सिमम, यानी सबसे अधिक से भी अधिक मिलता है। तो यहाँ पर न्यूनतम जोड़ने का मतलब ही यही हो गया कि आप प्रतिरोध और कम करना चाहते हो अमीटर का, क्योंकि इन सब का तुल्य प्रतिरोध जो होगा वही तो अमीटर का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर जो आर ए होगा यानी अमीटर का प्रतिरोध होगा वो यस से भी कम होगा कि नहीं होगा, जो ये न्यूनतम प्रतिरोध है इससे भी कम होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब आप कम करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो, तो याद रखना कि 0 होता है, कम से कम कितना कर सकते हो 0। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा 0। अगर यही चीज अगर हम वोल्ट मीटर के, ये तो समझ में आ गया ना, इसको हटा दे रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको हम लोग छोटा करके भी इधर उधर कर सकते हैं, लिखा रहेगा। चलो ध्यान देना, अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो कोई सर्किट है भैया, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो गैल्वेनोमीटर ऐसे जुड़ा है, इसका प्रतिरोध जी है, तो इसके श्रेणी क्रम में ही हम लोग क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध का तार ऐसे लगा देते हैं। बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ। तो ए बिंदु और बी बिंदु इन दोनों के बीच का, अच्छा इस पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट मीटर। इसका जो प्रतिरोध होता है वो आर, वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है ना, इतना याद रखना। अधिकतम का मतलब कि उच्च प्रतिरोध का हम लोग तार जोड़ते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर इसका हम लोग सेकंड फिगर बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं कि भैया ये आपका क्या था, परिपथ था, इसमें धारा आई बह रही थी, दो बिंदु आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, ए और बी, इनके बीच में आपने क्या किया है, ऐसे इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V, क्या लिख सकते हैं, ये वोल्ट मीटर। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा बेटा RV, वो इज ग्रेटर देन, क्योंकि दोनों के दोनों प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम, और जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिकतम से भी अधिक होता है। तो उच्च प्रतिरोध का तार इसीलिए जोड़ा जाता था कि इसका प्रतिरोध अधिकतम मिले, अधिकतम मिलेगा तो यहां से धारा कम होकर जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ आप इन दोनों के बीच जो विभवांतर आप मेजर कर रहे थे वो आपको एक्चुअल मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा बेटा, आर जो आपका मैक्सिमम था उससे भी अधिकतम है। अधिकतम होने का मतलब आप चाह रहे हो कि इतना हो जाए, तो आदर्श होगा, क्योंकि जितना ही ज्यादा प्रतिरोध रहेगा उतनी ही कम धारा यहां से होकर जाएगी, तो उतना ही एक्यूरेट आप मापोगे। और अगर आदर्श है तो यहाँ पर अनंत होना चाहिए प्रतिरोध, यानी यहाँ से धारा जानी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो आपको बस केवल इतना ही बताना है, 3 नंबर का है ना, 1 नंबर में आपको लिखना आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। बात समझ में आ गई। आप क्या पूछ रहा है, एमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, एक एक लाइन में उसका भी उत्तर देखो फटाफट, आपको समझ में आ रहा होगा। भैया अमीटर से हम लोग धारा मापते हैं, श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है ना, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी तो जो इस परिपथ में धारा बह रही आई पूरा का पूरा अमीटर में से होकर जाएगा, तभी वो रीडिंग आपको बताएगा। बात समझ में आ रही है। एक लाइन से ज्यादा मत लिखना। और यहाँ पर देखना समांतर क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं बेटा समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ए और बी के बीच का विभवांतर अगर V है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर हम वोल्ट मीटर जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो ये भी हमारा रीडिंग यही बताएगा कि V भैया कितना। समझ में आया, कोई डाउट, आगे चले। अगला देखना, कह रहा है एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी ओम, प्रतिरोध 10 ओम है या 30 हर्ट्ज और 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। इस परिपथ में वे औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। चलो भैया ध्यान देना, सॉल्यूशन। एक कुंडली का प्रेरकत्व L कितना दिया है बेटा, 0.4 हेनरी, जो दिया है लिखते हैं। चलो प्रतिरोध कितना दिया है बेटा, 10 ओम, या अच्छा फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 30 हर्ट्ज, और क्या दिया है, वोल्ट। प्रत्यावर्ती क्या है बेटा, प्रत्यावर्ती VRMS, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज बदलता रहता है प्रत्येक क्षण, तो हमको एक्यूरेट कैसे बता दिया, इसका मतलब है कि आभासी मान दिया है। क्या दिया है बेटा, आभासी मान दिया है। तो VRMS कितना दिया है बेटा, 6.5 वोल्ट। हालांकि अभी फर्स्ट बैच वालों को प्रूफ करवाया, इसको लगवाया गया है, तो वहाँ पे आंसर कुछ इधर उधर आ रहा था। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब हम लोग क्या किए हैं, इसको V0 किए हैं, यानी कि अधिकतम वोल्टेज का अधिकतम मान इसको मान लिए, तो आंसर मैच कर रहा था। लेकिन आपसे ऐसा कुछ कहा नहीं है यहाँ पे,
कहाँ है, तो इसलिए हम लोग VRMS मान के लगाएंगे, क्योंकि हमको वही आभासी मान ही बताया जाता है। कोई भी वोल्ट मीटर है और प्रत्यावर्ती वोल्टेज मेजर कर रहा है तो आपको VRMS वैल्यू ही बताएगा। बात समझ में आई? अब अधिकतम उनको कहना चाहिए था अगर अधिकतम है तो। चलो भाई 6.5 वोल्ट है, ठीक है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना करनी है, औसत विद्युत शक्ति की गणना करनी है, ये आपको चाहिए। सबसे पहले अगर हमको ये चाहिए तो आप सभी जानते हो चूंकि P वार इज इक्वल टू होता है बेटा VRMS इंटू IRMS, यही तो, और इंटू cos फाइव, इसको बना लो फर्स्ट। अब देखो आपको VRMS पहले से पता है, IRMS चाहिए आपको और फाइव चाहिए यानी कि कालांतर, या फिर डायरेक्ट cos फाइव भी निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक R/Z। बात समझ में आ रही है? तो Z तो अभी हमको निकालना ही होगा, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। यानी दो चीज IRMS और cos फाइव, ये दोनों मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले IRMS निकालते हैं, बात समझ में आ रही है? अब देखो IRMS बराबर होता क्या है, ओम का नियम लगाएंगे, I बराबर V/R। R का मतलब भैया यहाँ केवल प्रतिरोध से तो होगा नहीं, परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध चाहिए। प्रभावी प्रतिरोध का मतलब प्रतिबाधा चाहिए आपको Z, क्योंकि यहाँ पर L भी है और R भी है, RL सर्किट है। कौन सा सर्किट है? तो यहाँ पर प्रतिबाधा Z चाहिए, ना प्रतिरोध R चाहिए, ना एक्सएल प्रेरण प्रतिघात चाहिए, ठीक है। Z आपको निकालना है। अब ध्यान देना LCR सर्किट के लिए Z की वैल्यू आप क्या लिखते थे, √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर, यही तो लिखते थे। मैंने कहा था ये प्रतिबाधा का फार्मूला याद रखना, सब में काम करेगा, जो नहीं उसको जीरो कर दो। बात समझ में आ रही है? क्या नहीं है, C नहीं है, C नहीं है इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो इसमें से जीरो घटाओगे तो यही रह जाएगा, इसका स्क्वायर का मतलब तो ब्रैकेट लगा के क्या कर दे, डायरेक्ट लिखो XL का स्क्वायर। बताओ इस सर्किट के लिए यही प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं रखना है, आराम से आप सॉल्व भी कर सकते हो इसको। अगर आप समझ रहे हो RL सर्किट है तो RL सर्किट है, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होगा BR जो कि धारा के समान कला में होता है। बात समझ में आ रही है? और L जो VL होता है बेटा वो 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी। BL क्या होता है, 90 डिग्री अग्रगामी। इन दोनों का क्या करना, परिणामी निकालना। क्या निकालना? V इक्वल टू होगा क्या, √BR² प्लस BL स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, तो √A² प्लस B² लगाएं। अब आप सभी जानते हो बेटा VR बराबर होता है I इंटू R और VL बराबर होता है I इंटू XL, यही तो होता है। बात समझ में आ रही? यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा क्या, तो √, इसका स्क्वायर है तो I² इंटू R² प्लस VL का स्क्वायर यानी कि I² इंटू XL स्क्वायर, यही तो होगा। तो ध्यान से समझिए V बराबर I² बाहर कॉमन कर लेना तो I मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा बेटा, √R² प्लस XL², I गुणे में इधर आएगा भाग में, या फिर V बराबर IR से तुलना कर लो ना, V बराबर IR से तुलना करना तो ये प्रतिरोध की जगह पर लिखा है कि नहीं, तो यही तो Z के बराबर होगा। Z बराबर देखो वही है R² प्लस XL²। बात समझ में आ रही है? सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो Z हम लोग ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से। चलो भैया ध्यान देना, लिखेंगे चूंकि Z इज इक्वल टू, अच्छा हर जगह नहीं, यहाँ पे हियर Z बराबर क्या होगा बेटा, √R² प्लस XL²। तो R तो आपको पता है लेकिन XL नहीं पता। बात समझ आ रही? तो XL निकालेंगे, बताएंगे चूंकि XL बराबर ω/L, ओमेगा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, F तो दिया है 2πf इंटू L। 2 की वैल्यू आप जानते हो, पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू 30 दिया है, L की वैल्यू 0.4 दिया है, यही तो दिया है। देखो 2 की वैल्यू 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 हो गया, F की वैल्यू भी है 30 हर्ट्ज और L की वैल्यू 0.4। इन सबका गुणा कराओ और आपको XL मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? XL मिल जाएगा। कितना है बेटा, 2 इंटू 3.14 इंटू 30 इंटू 0.4, कितना है 75.36। क्या है ये, प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। चलो ये मिल गया आपको, अब ये मिल गया, कैलकुलेशन करो भैया, तो आपको Z मिल जाना चाहिए। क्या, Z बराबर
आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। XL स्क्वायर, XL का मतलब बेटा हाँ 75.36 का स्क्वायर। अब इसमें नहीं बोलोगे, हाँ कोई बात नहीं। Z बराबर इसकी डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखता हूँ बेटा, ठीक है। हाँ चलो करना क्या है हम लोगों को, वर्गमूल निकालना है किसका, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और प्लस 75.36 का स्क्वायर, तो भैया 75.36 स्क्वायर का मतलब टू दी पावर 2 हो गया। कितना आया बेटा, हाँ तो लगभग हम लोग लिख सकते हैं 76, अप्रोक्सीमेट जो होगा बेटा वो 76 हो। कितना होगा, अरे प्रभावी प्रतिरोध ही तो है। अब बताओ अगर आपको ये मिल गया तो अब तुमको किसकी तलाश है भाई, हाँ IRMS है ना, है तो लिखेंगे। अब चूंकि हम सभी जानते हैं IRMS बराबर होता है VRMS अपॉन Z, I बराबर V अपॉन R से वैल्यू पुट करेंगे तो VRMS की वैल्यू कितनी है भाई, क्या बात है 6.5 और Z की वैल्यू 76, मिल गया। भाग कर दो या फिर ऐसे लिखा रहने दो, ठीक, इतना एम्पियर। अलग से तो पूछा नहीं था, केवल पी बार पूछा है, हो सकता है अभी कुछ कट पिट जाए, उम्मीद ही कर सकते हैं बस फ्रॉम फर्स्ट। चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हाँ भैया तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट को ले आओ, P बार इज इक्वल टू BRMS की वैल्यू कितनी है 6.5, IRMS की वैल्यू कितनी है 6.5 अपॉन 76 इंटू cos फाइव। आप बताओगे इसको तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं क्या, क्योंकि cos फाइव इज इक्वल टू R/Z, क्योंकि वो पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक। बात समझ में आया, R/Z के बराबर होता है। तो R की वैल्यू आपको पता है कितना है 10 और Z 76। बस एक काम करना, इन सब गुणा कराओ, 2 बार 76 से भाग कराओ, दिमाग सही हो जाएगा। चलो कितना है भैया 6.5 इंटू 6.5 इतना आ गया, और इंटू 10 इतना आ गया। अब इसको 2 बार 76 से भाग कराना है, आंसर मिल जाएगा। तो इसको भाग कराएंगे किससे बेटा 76 से। एक बार और करा दो, 7 से करवाएं, अरे यार सब खराब हो गया क्या, ठीक है इतना आया और इंटू 10 हो गया, सही है। इसको एक बार भाग कराओ किससे 76 से, इतना आ गया। इसको एक बार फिर भाग कराओ बेटा किससे 76 से, आंसर कितना आया P बार बराबर 0.07। अरे हो गया भाई, इतना बहुत है, इतना वाट। बात समझ में आ रही बेटा। अब देखो अगर आपको वाला अपना आंसर लाना है तो इसको आपको सपोज करना होगा V0 आपको दिया है, मानना होगा कि V0 दिया है आपको। बात समझ में आ रही है। जब V0 दिया रहेगा तो यहाँ आपको I0 मिल जाएगा, यानी धारा का अधिकतम मान, वोल्टेज का भाई अधिकतम मान तो धारा का अधिकतम मान। और जब ये मिल जाएगा तो पावर का फार्मूला कैसे लिखोगे, P बार बराबर BRMS लिखा है ना, BRMS बराबर क्या होता है V0 अपॉन √2, क्या होता है V0 अपॉन √2, तो V0 बटे √2 इंटू IRMS की जगह I0 बटे √2। इससे बेहतर होगा √2 और √2 को 2 हो जाएगा, गुणा कराएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा और इंटू cos फाइव, ये लिख कर लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैक्सवेल का विस्थापन धारा की व्याख्या आप करोगे, बात समझ में आ रही है। अगर कोई डाउट हो तो बताओ, एक्सप्लेन कर दो, आसान है ना, ठीक है कर लेना। उसके बाद इसका समीकरण लिखिए, समीकरण आपको पता है विस्थापन धारा का, आराम से लिखिए। इसके हम चालन धारा की तो पिछला वाला सेट में भी था, बात समझ में आ रही है कलांतर। चलो कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, कचा गए हैं यार बार बार वही क्वेश्चन देखे, है ना। हो जाएगा समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण की दशाएं, दशाएं का मतलब कंडीशन,
किस दशा में संपोषी होगा, किस दशा में, पता चल रहा है ना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इन सबको बार बार पढ़ना। कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी पूछो। हाँ, उस सेट में भी था। आगे चलें, चलो भाई। हाँ हाँ ठीक है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, और कह रहा है पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो प्रकाश का ध्रुवण तो आप सभी को पता है भैया, इससे हमको यही तात्पर्य है, जब कोई मान लीजिए प्राकृतिक प्रकाश जिसको बोलते हो या फिर साधारण प्रकाश बोलते हो, जिसमें जो विद्युत सदिश होता है सभी दिशाओं में, तरंग संचरण या प्रकाश संचरण के लंबवत तल में सभी दिशाओं में कंपन करता है, वो क्या होता है, साधारण प्रकाश। यही साधारण प्रकाश जब टूरमैलिन नामक क्रिस्टल से होकर गुजरता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। कैसे, तो आप बताओ कि समतल ध्रुवित प्रकाश से हमारा यही तात्पर्य है कि भैया जो उसके विद्युत सदिश होते हैं केवल और केवल तरंग संचरण के लंबवत एक ही दिशा में कंपन करते हैं। बात समझ में आ रही ना, हो गया। अब कह रहा है कि पोलराइड के सिद्धांत, देखो पोलराइड का सिद्धांत मैंने आपको लिखवाया है कि यह द्विवर्णता के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर बेटा, द्विवर्णता, ठीक है, द्विवर्णता के सिद्धांत पर देखो काम करता है। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं इस बार क्या है, केवल अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, यही तो है, द्विवर्णता द्वारा नहीं है, परावर्तन द्वारा नहीं, ये सब नहीं। तो इसलिए आप द्विवर्णता को बढ़िया से पढ़े नहीं। क्लियर, तो आपसे सिद्धांत ही तो पूछ रहा है, तो सिद्धांत आप बता देना क्या, कि द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित। अब आपसे पूछ रहा है दो उपयोग लिखिए। इसके बहुत सारे उपयोग है भाई, चकाचौंध को कम करने के लिए चश्मा भी लगाते हैं, रात में जो है भाई गाड़ी की हेडलाइट जो है चकाचौंध ना उत्पन्न करे उसके लिए भी उपयोग करते हैं। बहुत सारी चीज आपको बताई गई। प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए, कह सकते हो नियंत्रित करने के लिए, बात समझ में आ रही है। और चेक करने के लिए भी उपयोग किया जाता है कि भैया ध्रुवित है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है। उसी को तो हम लोग विश्लेषक बोलते थे, एनालाइजर। ध्रुवित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि पोलराइड से जब कोई प्रकाश की किरण होकर, कोई प्रकाश होकर गुजरता है तो समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक, बहुत सारे उपयोग हैं, आप लिख चुके हो, इसको लिखना। क्या कह रहा है बेटा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग तथा रेखीय संवेग की गणना कीजिए। इसको आप समझ लो फटाफट, बड़ा ही आसान है लेकिन आपको परेशान भी कर सकता है। अच्छा बेटा, आपको कार्यफलन दिया है फाई नॉट, कितना दिया है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो दिया है। सबसे पहले तो इसको आप जूल में चेंज कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो आप सभी जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। हो गया, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। अभी कितना दिया है, कह रहा है धातु में कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपको दे दिया 4000 एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 मीटर। बात समझ में आ रही। फिर कह रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग Vmax बताओ, कह रहा है, और इसका रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम भी बताओ। आसान है, हम सभी जानते हैं भैया, जो गतिज ऊर्जा होती है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन यानी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो 12 MV मैक्स स्क्वायर करेंगे। वैसे तो हम लोग 12 MV स्क्वायर रखते हैं, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो 12 MV मैक्स स्क्वायर बराबर किसके होता था, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h न्यू नॉट की जगह पर कार्यफलन लिखते थे, फाई नॉट या W नॉट। बात समझ में आ रही है। अब न्यू तो आपको दिया नहीं है, तो आप सभी जानते हो न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा। न्यू इज इक्वल टू, तो जहां पे न्यू लिखना है वहां पे हम लोग लिख देंगे भैया c बाई लेमडा। बताओ क्या नहीं है आपके पास, m किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की तो बात हो रही है, तो m की जगह क्या लिखो, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ये हो जाएगा। और h की वैल्यू आप पहले से जानते हो, प्लांक कांस्टेंट c, निर्वात में प्रकाश की चाल, लेमडा आपको दिया है, फाई नॉट आपको दिया है, साल हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, करके आना, नहीं होगा तो करवा दूंगा। ठीक है, और देखो दूसरी चीज कह रहा है इसका रेखीय संवेग भी बताओ। तो रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो यहाँ पर Vmax हमको पता रहेगा, Vmax रख देंगे। ठीक, तो m तो आप यही लिखोगे और Vmax जो यहाँ से निकालोगे वो लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा।